नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर में हम डेविएटेड नेजल सेप्टम को डिस्कस कर चुके थे नेजल डिसऑर्डर्स में। आज एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स जो अमूमन लगभग सभी एक बार जिससे जूझ चुके होते हैं और जिसे एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछना पसंद करता है, एंड दैट इज एपिस्टैक्सिस। जी हाँ, दैट इज एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का सिंपल मतलब अगर हम देखें तो बेहतरीन वर्ड निकल के आता है ब्लीडिंग पर नोज। नोज से होने वाली ब्लीडिंग को किस नाम से जाना जाता है? एपिस्टैक्सिस के नाम से जाना जाता है। इसलिए सिंपल वर्ड में बहुत बार इसे नोज ब्लीड भी बोला जाता है। नोज ब्लीड बोले तो एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग पर नोज, ब्लीडिंग पर नेजल कैविटी। अब वो चाहे तो एंटीरियर रूट से बाहर आए, चाहे तो पोस्टीरियर रूट से बाहर जाए, किसी भी रूट से जाए वो ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है। बाकी नेजल कैविटी में होने वाली ब्लीडिंग को किस नाम से जाना जाता है? एपिस्टैक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्या निकल के आता है डियर कि आखिरकार एपिस्टैक्सिस के टाइप्स कितने होते हैं? हल्का सा मैं इंडिकेट कर चुका हूं। नेजल एपिस्टैक्सिस इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एंटीरियर एपिस्टैक्सिस एंड द सेकंड वन इज पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, दो टाइप की एपिस्टैक्सिस होती है। देखिएगा सिंपल से डायग्राम से अगर हम बात करें तो जो एंटीरियर रूट से, ये नोज है अगर किसी का, तो इस नोज में जो एंटीरियर रूट से आ रही है वो एंटीरियर, और जो पीछे फेरिंग्स में गिर रही है वो पोस्टीरियर। अब सुनिएगा मैक्सिमम कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन। जी हाँ, द मोस्ट कॉमन इज एंटीरियर while the least common is posterior. इट मीन्स एग्जाम में आपके सामने जब भी क्वेश्चन आता है एपिस्टैक्सिस का तो मान के चलेगा वो कौन सी एपिस्टैक्सिस से क्वेश्चन आ रहा है? वो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस से आ रहा है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का सबसे कॉमन टाइप एंटीरियर होता है, तो वो एंटीरियर के बारे में आ रहा है। 90% तक केसेज एंटीरियर के होते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? मोस्ट कॉमन साइट, इसकी मोस्ट कॉमन साइट एक एरिया होता है जिसे कहा जाता है लिटिल्स एरिया। लिटिल्स एरिया। जबकि पोस्टीरियर की मोस्ट कॉमन साइट एक होती है जिसे वुडरफ एरिया कहा जाता है। वुडरफ एरिया। दोनों कहां होते हैं अभी क्लियर करेंगे। एक की मोस्ट कॉमन साइट होती है लिटिल्स एरिया और एक की मोस्ट कॉमन साइट होती है वुडरफ एरिया। कहां होते हैं दोनों? देखिएगा डियर, अगर एक नेजल कैविटी के बारे में डिस्कस किया जाए, ये नेजल कैविटी, बीच में होता है नेजल सेप्टम, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। इमेजिन करके चलिएगा कि दिस इज नेजल सेप्टम, दिस इज नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम का ये एंटीरियर पार्ट है, जबकि नेजल सेप्टम का ये पोस्टीरियर पार्ट है। इस नेजल सेप्टम का ये सुपीरियर पार्ट है, जबकि ये नेजल सेप्टम का इंफीरियर पार्ट है। और यहीं पे, जी हां, इसी जगह पे एंटीरो इंफीरियर साइट, ये वाली जो साइट होती है, दिस इज द एंटीरो इंफीरियर साइट। और इसी एंटीरो इंफीरियर साइट पे ही बेटा जी याद रखिएगा मोस्ट कॉमनली कौन सा प्लेक्सस पाया जाता है, कौन सा एरिया पाया जाता है? लिटिल्स एरिया पाया जाता है। दिस एरिया इज नोन एज लिटिल्स एरिया, इसे लिटिल्स एरिया कहते हैं। अब काम की चीज सुनिएगा, दूसरा पॉइंट नंबर 2, जो पोस्टीरियर होगा, दूसरी जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग होती है, जो वुडरफ एरिया होता है, वो कहां होता है? वो एक्चुअल में पोस्टीरियर सेप्टम पे नहीं होता। सेप्टम के साइड में, दोनों साइड में वॉल है। इस वॉल में, जी हां, पोस्टीरो सुपीरियर लेटरल वॉल, पोस्टीरो सुपीरियर लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की जो साइड वाली दीवार है, इसमें एंटीरियर वॉल नहीं बल्कि पोस्टीरियर वॉल, और पोस्टीरियर वॉल में भी नीचे नहीं बल्कि ऊपर पोस्टीरो सुपीरियर लेटरल जो नेजल वॉल होती है, वहां पे कैपिलरीज का जाल पाया जाता है और उस जाल को वुडरफ एरिया कहा जाता है। तो दोनों की बेसिकली लोकेशन पता चल जानी चाहिए कि कौन सा कहां होता है। मेंशन कर लेते हैं कि कौन सा एरिया कहां होगा। हमने कहा कि दो एरिया रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एक एरिया नॉन एज लिटिल्स एरिया और दूसरा एरिया जिसका नाम होगा वुडरफ एरिया। एक लिटिल्स एरिया जिम्मेदार होता है और दूसरा एक एरिया जिम्मेदार होता है जिसका क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है वुडरफ एरिया। अब अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन को भी मेंशन कर लेते हैं कि ये दोनों कहां पाए जाते हैं।
देखिएगा लोकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन होगी, इसकी साइट होगी एंटीरो इंफीरियर नेजल सेप्टम, एंटीरो इंफीरियर नेजल सेप्टम पे पाया जाता है। जबकि वुड रफ एरिया ये पाया जाएगा आपका पोस्टीरो सुपीरियर लेटरल नेजल वॉल वहां पे पाया जाता है। दोनों में से मोस्ट कॉमन जगह कौन सी हमें पता चल चुका है कि मोस्ट कॉमन टाइप होती है इंटीरियर एपिस्टेक्सिस, यानी ओवरऑल मोस्ट कॉमन जगह अगर देखी जाए तो उसका जवाब क्या होगा, लिटिल्स एरिया होगा। और यहीं से यही क्वेश्चन आपके फ्रेम होके एग्जाम में आता है। किस नाम से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस। क्वेश्चन आएगा आपके सामने मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, तो हमारा जवाब होगा एपिस्टेक्सिस की मोस्ट कॉमन साइट होगी एक एरिया जिसका नाम होगा लिटिल्स एरिया। लिटिल्स एरिया पे जो कैपिलरीज का जाल पाया जाता है, जी हां, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फॉर एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस के लिए मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो जिम्मेदार है, तो आपका सिंपल सा जवाब आएगा किसेलबैक्स प्लेक्सस। किसेलबैक्स प्लेक्सस, जी हाँ, यहाँ पे कैपिलरीज का एक जाल पाया जाता है और उन कैपिलरीज के जाल को किस नाम से जाना जाता है, उससे किसेलबैक्स प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा मोस्ट कॉमन एरिया तो लिटिल्स एरिया, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर तो जवाब आएगा किसेलबैक्स प्लेक्सस, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर। और ये किसेलबैक्स प्लेक्सस बेसिकली कितने टाइप की आर्टरी, कितने प्रकार की आर्टरीज के मर्जिंग से बनता है, तो 4 आर्टरीज के मर्जिंग से बनता है बेटा जी। पहली होती है स्फीनोपैलेटाइन, एक होती है आपकी सुपीरियर पैलेटाइन, नेक्स्ट होगी आपकी नेक्स्ट जो होगी आपकी वो होगी एंटीरियर इथमोइड, एक होगी स्पिनोपैलेटाइन, एक होगी एंटीरियर इथमोइड, एक होगी सुपीरियर लेबियल। इस तरह टोटल 4 आर्टरीज जिम्मेदार होती है। एक होगी आपकी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी होगी, याद रखिएगा बेटा जी, स्फीनोपैलेटाइन। दूसरी कौन सी होगी, दूसरी स्फीनोपैलेटाइन, दूसरी ग्रेटर पैलेटाइन, तीसरा एंटीरो इथमोइड और चौथा सुपीरियर लेबियल। ये 4 बेसिक आर्टरीज होती है जो जिम्मेदार होती है किसके लिए, किसेलबैक प्लेक्सस बनाने के लिए। उसमें से भी मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। इसीलिए इसे आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं। जी हाँ, आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस भी बोला जाता है। अब बात करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कोजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, तो देखिएगा एपिस्टेक्सिस का सबसे बड़ा कारण होता है ट्रोमा, और वो भी अगर हम बात करें तो नोज प्रिकिंग। आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, छोटे बच्चे अक्सर नोज में कुछ ना कुछ डाल लेते हैं या फिर अपने फिंगर से नेजल म्यूकोजा को इरिटेट करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण, अच्छा एक पॉइंट और क्लियर कर दें, हमने 2 टाइप की पढ़ी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो सबसे कॉमन होती है वो एंटीरियर होती है, और एंटीरियर मोस्ट कॉमनली किस में पाई जाती है, इट इज मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड, बच्चों में होने वाली, चाइल्ड एंड एडल्ट, बच्चों में और एडल्ट में होने वाली मोस्ट कॉमन कौन सी होगी, एंटीरियर होगी। जबकि मोस्ट कॉमन इन ओल्ड एज, जब ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं उस समय सबसे कॉमन होने वाली कौन सी होगी, पोस्टीरियर होगी। इसका सबसे बड़ा कारण होगा
नेजल ट्रोमा, जबकि इसका होगा हाइपरटेंशन। वो बच्चों में, एडल्ट में सबसे कॉमनली होती है, जबकि ये ओल्ड एज में सबसे कॉमनली होती है। अब अगर हम बात करें कोजेज की, तो पहला कारण हो गया आपका ट्रोमा या नेजल प्रिकिंग, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का सबसे बड़ा कारण, और एपिस्टेक्सिस में भी कौन सी का, एंटीरियर, और यूजुअली सबसे ज्यादा होती है एंटीरियर है, इसलिए ओवरऑल भी सबसे बड़ा कारण यही है, ट्रोमा या नोज प्रिकिंग, और एंटीरियर का तो सबसे बड़ा कारण है ही। दूसरा है बेटा जी हाइपरटेंशन। जी हाँ, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हद से ज्यादा बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का सबसे बड़ा कारण अगर कोई चीज है तो वो आपको याद रखना चाहिए, दैट इज डियर हाइपरटेंशन। इसके अलावा क्या केसेस हो सकते हैं? तीसरा, ड्राई एनवायरनमेंट। बहुत बार आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, ठीक है, आंखों पे गॉगल्स लगा लिए लेकिन मुंह पे कुछ नहीं है, तो थोड़ी देर में नेजल म्यूकोजा ड्राई होकर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्राई एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा कारण है। अगर एंटीकोगुलेंट्स लिए जा रहे हैं, तो भारी मात्रा में एंटीकोगुलेंट ले रहे, वारफेरिन, हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट्स पे अगर कोई पेशेंट है और ओवरडोज हो गई उसकी, तो याद रखिएगा उसकी वजह से भी उसे क्या हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। अब क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो बेटा जी आपके मैनेजमेंट में से आएगा कि क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। बेसिकली मोस्ट कॉमनली बच्चों में होने वाली तकलीफ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहला काम देखिएगा, बच्चे एक चीज रट के रखते हैं कि पहला ही काम नोज को सर पिंच करना होना चाहिए। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, फिर सबसे पहला काम उसे ढंग से पोजीशन देना होना चाहिए, मैं कहूंगा वो भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम होना चाहिए कि क्लाइंट को क्वाइट करें, शांत करें, मेक क्लाइंट काम। सबसे पहला काम क्लाइंट को सांत्वना देना है, काम एंड क्वाइट। सबसे पहला काम यह होता है, मेक ए क्लाइंट काम एंड क्वाइट, क्लाइंट को काम एंड क्वाइट बनाए। इसके बाद बेटा जी सेकंड काम आता है पोजीशन देना, और पोजीशन में बच्चे सुपाइन उपाइन लिखते हैं जो गलत है। लीनिंग फॉरवर्ड, सिटिंग विथ लीनिंग फॉरवर्ड। पेशेंट को किसी एक चेयर पे बिठा दें, सिटिंग एंड, और बिठाने के साथ ही क्या कर दें, लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका दें, सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। चेयर पे बिठा दें ऐसे, और चेयर पे बिठाने के साथ ही पेशेंट को आगे की तरफ लीन करवा दें, झुकवा दें। और सुनिएगा, हेड फर्दर टिल्टेड, आगे झुकने के बाद सर को और आगे झुका दें, हेड फर्दर टिल्टेड फॉरवर्ड, हेड को आगे की तरफ और ज्यादा झुका दें। क्लियर है? इस इमेज से क्लियर हो जाएगा डियर आप सभी को कि कैसा देना चाहिए। ये देखिएगा, एक बच्चे को बिठा दिया गया है, इससे बच्चे को लीनिंग फॉरवर्ड है, हेड को और फर्दर लीनिंग फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसके बाद आपके इन फिंगर से और थंब से उसके नोज को पिंच किया गया, पीछे वाले पोर्शन को नहीं, एंटीरियर पार्ट को, जो नॉन बोनी पार्ट है उससे दबा के रखा गया, अच्छे से स्क्वीज किया। किसके साथ दबा के रखा गया? नेजल सेप्टम के साथ दबा के रखा गया। कितनी देर के लिए दबा के रखा गया? 10 से 15 मिनट के लिए। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कितनी देर के लिए उसे प्रेशराइज किया जाना चाहिए, देन योर आंसर विल बी फॉर 10 to 15 मिनट्स। नेक्स्ट, इसके बाद क्या किया जाएगा? जी हाँ, नेजल पिंचिंग की जाएगी। कौन से पार्ट की नेजल पिंचिंग करनी है? सॉफ्ट पार्ट। किसके अगेंस्ट? नेजल सेप्टम के अगेंस्ट, क्योंकि ब्लीडिंग तो नेजल सेप्टम से हो रही है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सा? प्लेक्सस, किसेल ब्लैक प्लेक्सस लिटिल से एरिया, आगे वाला, इसलिए आप आगे से मोस्ट कॉमनली दबा रहे हो क्योंकि ब्लीडिंग वहां से हो रही है। और कितनी देर के लिए पिंचिंग करना है, क्वेश्चन है ये एग्जाम का, तो योर आंसर विल बी 10 to 15 मिनट्स। सर हम तो 2-3 मिनट करते हैं, उसमें ब्लीडिंग रुक जाती है, वो आपका इश्यू है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो योर राइट आंसर विल बी 10 to 15 मिनट्स तक आपको नोज को पिंच करके रखना है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे की कहानी सुनिएगा डियर। ऐसा करने, अच्छा, प्लस इसके साथ साथ नेजल ब्रिज पे, नेजल ब्रिज पे, नेजल ब्रिज पे आपको कोल्ड क्लॉथ या आइस एप्लीकेशन करना है।
ताकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो और ब्लीडिंग कम से कम हो। कोल्ड क्लॉथ या आइस अप्लाई करना चाहिए नेजल ब्रिज पे, बाकी बचे हुए नाक पे। नोज को आगे से तो दबा दिया, बाकी नाक पे ठंडा कपड़ा लगाना चाहिए, बर्फ लगानी चाहिए। अगर इससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, इफ नो ब्लीडिंग स्टॉप्स, अगर अभी भी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो आपका अगला एक्शन क्या होगा? तो बेटा जी आपका नेक्स्ट एक्शन होगा डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन, जी हां, डेस्मोप्रेसिन ऑइंटमेंट को अप्लाई किया जाएगा नेजल कैविटी में ब्लीडिंग को रोकने के लिए। स्ट्रॉन्ग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डीडीवीएपी। डीडीवीएपी, ठीक है। डी अमीनो डी आर्जिनिन वेसोप्रेसर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, डी अमीनो डी आर्जिनिन वेसोप्रेसर, वीएपी यानी वेसोप्रेसर, स्ट्रॉन्ग वेसोप्रेसर होता है। और आप उस पर क्या लगा के रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, आप उस पर डेस्मोप्रेसिन अप्लाई कर देंगे। डेस्मोप्रेसिन एक स्ट्रॉन्ग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ऐसा लगाने से क्या होगा? ऐसा लगाने से ब्लीडिंग रुक जाएगी, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है डियर? चलिए अब आगे बात करके आती है, डीडीवीएपी लगा दी, इससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, इससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो हम क्या करेंगे? इससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो फर्दर किया जाएगा, नेक्स्ट लिखिएगा इसी में ही, अगर इससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, स्टिल ब्लीडिंग परसिस्ट, अगर फिर भी ब्लीडिंग परसिस्ट कर रही है तो हमारा जवाब होगा, अगर फिर भी ब्लीडिंग परसिस्ट करती है तो नेजल पैकेजिंग की जाएगी, देन नेजल पैकेजिंग विल बी डन। और नेजल पैकेजिंग करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं और इसकी केयर क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। केयर सेम एज सेप्टोप्लास्टी, जो सेप्टोप्लास्टी में केयर की थी वो केयर यहाँ की जाएगी। वहां पर भी नेजल पैकेजिंग की थी, हमने कुछ खास केयर पॉइंट पढ़े थे, तो सेम टू सेम पॉइंट आपको यहां पर भी एग्जामिनर पूछ सकता है। वो नेजल पैकेजिंग के क्वेश्चन है, वो राइनोप्लास्टी के बाद, सेप्टोप्लास्टी के बाद या एपिस्टेक्सिस के बाद, उससे मायने नहीं रखता। वो कहता है कि भाई नेजल पैकेजिंग हुई है तो क्या क्या केयर करेंगे, तो वो पॉइंट थे और वो आपको यहां पर भी अप्लाई होते हैं। अगर इससे भी नहीं रुकी, क्लियर है, स्टिल ब्लीडिंग परसिस्ट, अगर फिर भी ब्लीडिंग परसिस्ट करती है तो याद रखिएगा बेटा जी, आजकल एपिस्टेक्सिस ट्यूब्स आ गई है जिनको यूज किया जाएगा। जी हाँ, देन एपिस्टेक्सिस ट्यूब्स विल बी यूज्ड, एपिस्टेक्सिस ट्यूब्स विल बी यूज्ड, एपिस्टेक्सिस ट्यूब को यूज किया जाएगा। कैसी होती है एपिस्टेक्सिस ट्यूब्स? ये देखिएगा, ये होती है एपिस्टेक्सिस ट्यूब, ठीक है। ये नॉर्मल है, पेशेंट की एक नेजल कैविटी में डाली जाएगी, इसकी दीवार में बलून्स होते हैं और डालने के बाद इन बैलून्स को फुला दिया जाता है। याद रखिएगा, ये फूलने से लिटिल से एरिया, वुडरफ एरिया, वो दोनों कंप्रेस हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, और वो दोनों पिचक जाएंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। दो पोर्ट इसलिए, एक बलून को फुलाने के लिए और एक हवा के आदान प्रदान के लिए, जिससे होके एयर आ जा सकती है। तो इस प्रकार की ल्यूमन वाली ट्यूब्स काम में ली जाती है बेटा जी, याद रखिएगा, जिसे एपिस्टेक्सिस ट्यूब कहा जाता है। दिस इज एपिस्टेक्सिस ट्यूब, ओके। इतना होते होते लास्ट में ये निकलेगा कि सब ब्लीडिंग रुक गई है। जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो आफ्टर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग हम क्या करेंगे? अगला पॉइंट है आफ्टर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के रुकने के बाद याद रखिएगा, लुब्रिकेंट जेली, लुब्रिकेंट जेली लगा दी जाएगी ताकि क्रस्टिंग ना हो, पपड़ी ना बने और दोबारा रीब्लीडिंग ना हो। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल कॉटराइजेशन भी करते हैं। जिन कैपिलरी से ब्लीडिंग हो रही थी उन्हें केमिकली जला दिया जाता है, केमिकल कॉटराइजेशन किया जाता है। और केमिकल कॉटराइजेशन करने के लिए जो केमिकल काम में लेते हैं, जो एलिमेंट काम में लेते हैं डियर, दैट इज नोन एज सिल्वर नाइट्रेट। केमिकल कॉटराइजेशन के लिए किसको काम में लिया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को काम में लिया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट का एक साइड इफेक्ट भी बता दूं, केमिकल कॉटराइजेशन के लिए सिल्वर नाइट्रेट काम में लिया जाता है और इसका एक साइड इफेक्ट होता है अर्गायरिया।
अर्गायरिया का मतलब ग्रेइश कलर ऑफ टिश्यूज, ग्रेइश कलर ऑफ टिश्यूज। जहां आपने अप्लाई किया उन टिश्यूज का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। तो इस तरह यहां कंप्लीट होता है बेटा जी आपका नोज ब्लीडिंग, जिसे एक खास नाम से जाना जाता है, एंड दैट वर्ड इज बेटर नोन एज एपिस्टैक्सिस।